काश हमारे पास 2 से 4 महीने अगर एक्स्ट्रा होते तो आज हमारा मॉक टेस्ट के अंदर में 200 प्लस स्कोर आ रहा होता। अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में फंसे हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में कभी भी प्रॉब्लम टाइम की होती ही नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये सेम क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का भी है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का भी जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 1 से 2 महीना बचा हुआ है, और एक ड्रॉपर का भी है जिसके पास पूरा 1 साल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट। आपको 2 महीने तो क्या आपको 2 साल भी ज्यादा दे दिया जाए फिर भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस हमेशा यही लगता है कि अगर हम अपने पढ़ाई का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको अपने पढ़ाई का वेक्टर स्ट्रांग रखना है तो उसके साथ आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे ध्यान होना होता है। और कई बार इसी डायरेक्शन को कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते। आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हो जहां पर कितने ही एफर्ट मारने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं बढ़ रहा होता, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा होता, समझ नहीं आता क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहे। हमने थ्योरी कर लिए, लेक्चर कर लिए, हमने नोट्स भी कर लिए, कंसेप्ट भी पूरे समझ में आ गए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। सामने के 2 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए तो पीछे के 4 चैप्टर हम और ज्यादा भूल जाते हैं। 12 से 16 घंटे पढ़ने के बाद भी कोई रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा होता। और ये सारी प्रॉब्लम एक जाल की तरह होती है जिसमें अगर आप एक बार चले गए तो आप इसमें फंसते ही चले जाते हो। और इसलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इस सिचुएशन में प्रॉब्लम कभी भी टाइम नहीं है। आपको चाहे 2 महीने दिए जाए या 2 साल दिए जाए, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो नहीं करते तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता। और इस इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको तीनों सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस नहीं करना, किसी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, उस एक सब्जेक्ट में से भी किसी भी एक चैप्टर पे फोकस करो और उसमें से भी एक टॉपिक के ऊपर में फोकस करो। उसमें ट्राई करो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है उस टॉपिक के अंदर में। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप काइनेमेटिक मोशन के प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में फोकस करके किसी भी एक चीज पे फोकस करके उसकी सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसमें अगर आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो तो आप ऐसा पूरे चैप्टर्स के लिए कर पाओगे, सारी फिजिक्स के लिए कर पाओगे और तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसके जगह सारे ही एस्पिरेंट्स और ज्यादातर ड्रॉपर ये करते हैं कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, एक साथ सभी चीजें फॉलो करने का ट्राई करेंगे, और इसके कारण होता यह है कि हम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हैं, रेफरेंस बुक चेंज करते चले जाते हैं, अपने टीचर को चेंज करते जाते हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन कभी मिलता ही नहीं और हम इसी तरीके से जूझते रहते हैं और हमारा स्कोर कभी 100 प्लस जा ही नहीं पाता। अगर आप अभी तक एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हो जहां पर आपका स्कोर 100 पर स्टक हो चुका है तो इस वीडियो को देखने के बाद विद इन 1 to 2 वीक आप स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो 20 to 30 मार्क्स से। सो अब इस प्रॉब्लम का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं, बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। और डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए आपको किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई PW इज हियर विद देयर अमेजिंग बैचेस। लेट मी एक्सप्लेन सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 lectures per day. Daily practice problem with their video solution in quiz format. PDF of each class will be uploaded on PW app. Scheduled tests will be held according to the planner. Let me explain batches here. Varun JEE Advanced 2024 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 499, टारगेटेड बैच फॉर JEE एडवांस स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 2024 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 1499 रुपीस, टारगेटेड बैच फॉर JEE 2024 स्टूडेंट्स। PW लास्ट 5 year PYQs बुक फ्रॉम 2019 to 2023 फॉर JEE मेंस प्लस एडवांस। और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेक श्योर टू चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर में। जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ट्राई करो कि आप किसी भी एक चैप्टर के ऊपर में लगा रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में से एक एक चैप्टर उठा लो जो चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, उस चैप्टर को लो और उसी चैप्टर के ऊपर में हम फोकस करेंगे। भले ही कितना ही समय लग रहा हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अगर एक चैप्टर को भी लग रहा है फिर भी चलेगा। हम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हम इंप्रूव कहाँ कर सकते हैं, टाइम कहाँ बचा सकते हैं, ये सिर्फ हम आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में। तो ये प्रोसेस हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर का आपको एक सेट सॉल्व करना है। एक सेट 25 क्वेश्चन का होना चाहिए जिसे आप 1 घंटे के अंदर में सॉल्व करोगे। टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करना है, प्रॉपर टाइमर लगाकर। उसके बाद आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन करके चलोगे। ऐसा नहीं कि किसी भी बुक में हम कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपको उस रिकॉर्ड को आपके फाइनल एग्जाम तक मेंटेन करके चलना है। आप सबसे पहले उस सेट को सॉल्व करने के बाद वहाँ पर टाइम लिखोगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने समय में। उसके बाद कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने अनसॉल्व हैं। अब जो क्वेश्चन करेक्ट हुए उसे छोड़ दो, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट है और जो क्वेश्चन अनसॉल्व है, इन दोनों कैटेगरी को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन के अंदर में 3 कैटेगरी बनेगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक के कारण गलत हुए। सेकंड कैटेगरी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखे।
फॉर एन एग्जाम्पल, आप रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टेस्ट के अंदर में आपको क्वेश्चन आया था कि आपको टोटल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी इन दोनों के बीच का कुछ रेशो पूछ रखा है। और अगर आपने इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, मैं सेम नहीं कह रहा, सिमिलर, इसी टाइप का अगर आपने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, रोटेशनल एनर्जी प्लस डिवाइड बाय ट्रांसलेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है, अगर उस तरीके के क्वेश्चन भी अगर आपसे गलत हो रहे हो, इस टाइप की सेकंड कैटेगरी बनेगी। मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रखे, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर में उसी टाइप का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, ये हो गई कैटेगरी नंबर 2। अब कैटेगरी नंबर 3 वो आती है जिस टाइप के क्वेश्चन हमने बिल्कुल पहले सॉल्व नहीं कर रखा, ये टोटली नया क्वेश्चन है हमारे लिए, ये आती है थर्ड कैटेगरी। अब उसी तरीके से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के लिए 2 ही कैटेगरी बनेगी, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है और एक ऐसे क्वेश्चन जो कंप्लीटली हमारे नए हैं। सो ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली 3 कैटेगरी के अंदर में। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हर एक कैटेगरी का। सबसे पहले, अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो सिली मिस्टेक के कारण, तो इसे इंप्रूव करना सबसे ज़्यादा आसान है। आपको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आंसर शीट होती है उसे उठाना है, जिसके अंदर में आंसर दिए रहते हैं, उसके आपको सिर्फ आंसर देखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ने, और उस आंसर के अंदर में जो स्टेप्स दिए रहती है आपको उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे आपको रेशो दिया था काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, आपको इसे सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर निकालना है, या 2 कंपोनेंट को इक्वेट करके इसका आंसर निकालना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और आप उसे इंप्रूव कर लोगे। अब आती है कैटेगरी नंबर 2। अगर आपने उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर रखा है प्रैक्टिस के दौरान या अपने लेक्चर में, फिर भी आप उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन अपने टेस्ट में गलत कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जिन लोगों का स्कोर स्टक हो चुका है 80 से 100 के बीच में, और ज़्यादातर ड्रॉपर के केस में यही प्रॉब्लम होती है, जो लोग इसके ऊपर में फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि फाइनल एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपको पूरी प्रोसेस पता होगी कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये 2 फोर्स बैलेंस इक्वेट करेंगे हम, उसके बाद में फाइनली यहाँ से आंसर आएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए आपने जितने भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, आप उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। अब रिवीजन करने का तरीका भी बहुत सारे लोग गलत फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन को निकालना है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि आप उसे सॉल्व कैसे करोगे, कौन सी स्टेप लिखोगे, ये आपको सोचने की कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका एंड कहाँ से होगा, कौन सा कंपोनेंट कहाँ से निकल रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सर्कुलर मोशन का VCM का कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपको पूछा है कि बॉटम के ऊपर में उसकी वेलोसिटी कितनी हो कि वो VCM कंप्लीट कर ले, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं नीचे mg लगाऊंगा, ऊपर हाफ mv² लगेगा, इन दोनों को इक्वेट करके v आएगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू मेरी बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ रही होगी। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश करना है। और अगर आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नहीं सोच सकते, तो आपको फिर से उसके सोल्यूशन देखने पड़ेंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिवाइज करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके बिल्कुल नहीं देखना। आज तक के जितने भी क्वेश्चन आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे होंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन रिवाइज करते हो, तो फाइनल एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने मिलेंगे जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आपके दिखेगा, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कैसे करूँगा, कंपोनेंट्स कहाँ से निकल रहे होंगे। बस आपको एग्जाम के अंदर में बस स्टेप्स लिखकर कैलकुलेशन करनी होगी, सारी प्रोसेस आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर्ड होगी। और अगर आप इस कैटेगरी को इंप्रूव कर लेते हो, तो आपका विद इन 1 वीक 30 to 40 मार्क्स से ऐसे ही स्कोर इंप्रूव हो सकता है। अब आती है कैटेगरी नंबर 3, और इस कैटेगरी को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपने उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन ही पहले सॉल्व नहीं कर रखा, तो मेन प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम है। आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, आपको रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक टोटली नया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में देख रहे हो, आपको नहीं पता आप उसे सोच पाओगे, आप उसे कर पाओगे या नहीं, और अगर आप वो रिस्क ले लेते हो एग्जाम में, तो मेजर पॉसिबिलिटी है कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाए 2 से 3 मिनट का, फिर भी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, और अगर सॉल्व हो भी जाए फिर भी गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर में जितने कम क्वेश्चन आ सके उतना ट्राई करना, और इसे कम करने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके सेकंड कैटेगरी के अंदर में आ सके। सो इस 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम को मैंने आपको 3 सोल्यूशन एक्सप्लेन किया, और अगर कोई इस प्रोसेस को सिर्फ एक चैप्टर के लिए फॉलो कर लेता है, हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के लिए अगर इस प्रोसेस को कोई फॉलो कर लेता है, और अगर उसका इंप्रूवमेंट उसे दिख जाता है, अगर उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि रोटेशनल मोशन के मैं 70 to 80%
90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दूंगा जो भी क्वेश्चन मेरे सामने रखा जाएगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो पूरे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको डायरेक्शन पता है, आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, टाइम कहाँ बचाना है। ये सारी चीजें अगर आपको किसी एक चैप्टर के लिए पता है, अगर ये सारी चीजें आपको किसी भी एक चैप्टर के लिए पता है, तो सामने आप हर एक चैप्टर के लिए उसको बड़े इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें किसी भी एक चैप्टर के लिए पता है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन अभी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बस अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाना है और इन दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से आपका स्टडी का वेक्टर एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर ये प्रॉब्लम ड्रॉपर के केस में आ रही होती है, क्योंकि उनके पास में पूरा एक साल ज्यादा रहने के बाद भी उनके स्कोर में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखती। 80 to 90% ड्रॉपर का तो स्कोर पिछले साल के स्कोर से भी नीचे गिर जाता है। एंड मेक श्योर कि आपका अभी जितना भी टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर आ रहा है, आप नीचे उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और ये भी नोटिस करने की कोशिश करो कि दूसरे एस्पिरेंट्स के कितने स्कोर आ रहे हैं, जिससे आपको अपनी कंपटीशन पता लगेगी। और एक करेक्ट रिसोर्स को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट मोमेंट पे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम टोटली बुक से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज समझ ही नहीं आ रही, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग रहा है। देखो, अगर किसी ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखी है, हो सकता है उससे वो स्ट्रेटेजी फॉलो हो जाए, 1000 में से किसी एक बच्चे से वो फॉलो हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ लोग ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि लेक्चर के थ्रू पढ़ना छोड़ दो, सीधा सीधा बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन ये प्रोसेस उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। आप ये सोच के चलो कि इतने सारे एस्पिरेंट्स जो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, उनको उसके थ्रू समझ नहीं आ रहा, तो आप बुक से खुद से पढ़कर किस तरीके से समझ सकते हो, और वो भी लास्ट मोमेंट पे। तो लास्ट मोमेंट पे इसके ऊपर में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको लेक्चर के थ्रू समझ आता है, लेक्चर के थ्रू ही पढ़ो, बस क्वेश्चन आपको बुक से सॉल्व करने हैं। फॉर फ्री रिसोर्स, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए, आपको उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसकी फ्री पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज हिराज चंद्रकर, स्टूडेंट एट IIT मद्रास, साइनिंग ऑफ।